आज क्लास 12th के 10th लेक्चर में चैप्टर 4 में आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। करंट, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जब किसी वायर में या कंडक्टर में फ्लो होती है, बहती है, तो निश्चित है कि उसकी पहचान और मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसका डिटेक्शन और मापन करना पड़ेगा। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में पहचान करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कहलाता है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तो हम यहाँ पे आज धारा मापी पढ़ेंगे। नाम है धारा मापी, लेकिन ये धारा का मापन नहीं करता, केवल धारा की पहचान करता है। मापन करने के लिए, विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर यूज किया जाता है। तो किसी परिपथ में, इन एनी सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वी यूज गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट करंट। किसी विद्युत परिपथ में धारा की पहचान करने के लिए हम यहाँ पे धारा की पहचान, कि उस पे धारा है कि नहीं, तो धारा की पहचान करने के लिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। धारा का मापन करने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर, इससे हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इससे किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इससे होता है। और वोल्टेज का जो मापन होता है वो होता है वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन होता है। ये तीनों में फर्क है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, तो तीनों का यहां पे यूज समझ में आ रहा होगा। हालांकि गैल्वेनोमीटर धारा मापी से ही यहां पे अमीटर और वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं, उसी से होते हैं। तो हम सबसे पहले अब हम गैल्वेनोमीटर को पूरी तरह से जान लें और इसके बाद फिर अमीटर और वोल्ट मीटर पे आएंगे। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which detects electric circuit, which detects current in an electric circuit. सो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which detects electric current. तो धारा मापी यहां पे एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा होने की पहचान करते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में 10 रेज्ड पावर -7 एम्पियर, मतलब ये है कि यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर के रेंज की यदि यहाँ पे करंट है, मतलब बहुत सूक्ष्म करंट है, वो न्यून करंट है, वेरी पुअर करंट है, तो भी यहाँ पे जो है ये विद्युत धारा बहुत कम होने पर भी ये जो है इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर ये पूर्ण विक्षेप देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। किसी सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में बहुत ही पुअर, बहुत ही कम, अत्यल्प, वेरी पुअर करंट है, तो भी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इट मीन्स इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस।
तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स करंट इन अ सर्किट। इसकी जो थ्योरी होती है ये होती है, इसके पहले हमने पढ़ा था, व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब किसी चालक को, हमने इसके पहले आपको बताया था कि जब किसी चालक को ये इस तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड पर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, इस पर किसी कंडक्टर को हम यहाँ पे रख देते हैं जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए हमने यहाँ पे आपको इस तरह से रूल बताया था कि आई से बी की डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर रखना है, तो थंब जिधर जाएगा वो यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा करके आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि सपोज दैट ये करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ है, तो यहाँ पे इस तरह होने के कारण ये यहाँ पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि आई से बी की तरफ, तो इसमें फोर्स इस तरह से लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर बल लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। चालक को, यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र बी में रखते हैं, तो इस पर बल कार्य करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा थोड़ा सा और इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है वो ये है, ये यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में हम यहाँ पर, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के इनवर्ड, ये बी जो है इस तरह से क्रॉस बना हुआ है वो इनवर्ड है। तो जब यहाँ पे करंट कैरिंग कॉयल हम रखते हैं, व्हेन वी प्लेस करंट कैरिंग कॉयल जिसका एरिया ए है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमने इसमें बताया था कि व्हेन अ कॉयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक करंट कैरिंग कॉयल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। जब किसी चालक को, जब किसी लूप को, आयताकार लूप को जिसमें धारा बह रही है, तो जब किसी धारावाही आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब इस पर बल युग्म लगता है, जिसको हम इसके ठीक पहले के लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो व्हेन वी प्लेस्ड a current carrying rectangular loop in magnetic field, so it experiences a torque, टाउ एक्सपीरियंस होता है। तो जब किसी चालक को हम ये लिख रहे हैं कि जब
किसी आयताकार धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो इस पर बल आघूर्ण या बलयुग्म टार्क लगता है, तब इस पर टाउ लग जाता है। ठीक, इसके पहले हम आपको ये सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं। टाउ इक्वल टू होता है, यहां पे जो टाउ होता है वो होता है NIAB साइन थीटा। यहां पे इस तरह ये इसका फार्मूला हो गया, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये फार्मूला याद होगा आपको। यहां पे n जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, कुंडली में फेरों की संख्या है। जो हमने यहाँ पे रेड कलर की कुंडली बनाया है, यहाँ पे इस तरह से कॉइल बनाया है, ये एक फेरा, सेकेंड टर्न्स, थर्ड टर्न्स, इस तरह से कई टर्न्स इसके लपेट करके बनाए गए हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ ख़त्म हुआ है ये वायर। तो यानी इज द नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या है, फेरे हैं। आई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, आई धारा है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं। ए जो है इसका एरिया है, ये पूरा एरिया है लूप का, एरिया ऑफ लूप, क्षेत्रफल। और थीटा है यहां पे ए की जो डायरेक्शन इसके नॉर्मल बनेगी, इसके प्लेन के, मतलब एरिया इस तरह से है तो एरिया के नॉर्मल ए की जो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, सो ये इसके बीच का कोण है। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये कोण है। तो क्षेत्रफल एवं चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण होता है। इतना हम पढ़ चुके हैं। यही कॉन्सेप्ट यहां पे हम इसके लिए यूज करेंगे। ये इसकी थ्योरी है, THEORY थ्योरी, इसका सिद्धांत है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है इस सिद्धांत के, वो ये है बेसिक लॉजिक, बेसिक सिद्धांत। और यहां पर ये है जो हम इसको डायरेक्टली इस फार्मूले को यहां पर यूज करेंगे। अब हम आइए देखते हैं गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। गैल्वेनोमीटर की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारामापी की संरचना कैसे होती है, इसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर पहले ये एक होता है रिंग मैग्नेट। आपने रिंग मैग्नेट ऐसे देखा होगा, जो स्पीकर के पीछे लगे होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े से इस तरह के रिंग मैग्नेट निकलते हैं। इस रिंग मैग्नेट के एक हिस्से को कट करके, मान लीजिए हमने इसको, इस हिस्से को कट कर दिया। और कट कैसे किया, इसको कट करने का जो तरीका है वो कॉनकेव शेप में कट करते हैं, अवतल इस तरह से कट करते हैं, ऐसे दोनों किनारे। तो यहाँ पे इसको जो कट करने का जो तरीका है वो लगभग इस तरह से है, ऐसे। तो आमने सामने इस तरह से इसको जो है कट कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी इस तरह से।
अब ये हिस्सा जब इस तरह से कट कर लिया गया, एक हिस्सा इसका ये यन कहलाता है और एक ये यस कहलाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक होता है यहाँ पे सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम का नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का एक सिलेंडर होता है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइट और नॉन मैग्नेटिक, हल्का और अचुंबकीय पदार्थ का इस तरह से सिलेंडर ले लिया जाता है, एक बेलन ले लिया जाता है बेलनाकार। इस बेलन के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर, ये एल्यूमिनियम का सिलेंडर है एल्यूमिनियम का, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर नर्म लोहा भर दिया जाता है और इसके ऊपर कॉपर के वायर की बाइंडिंग कर दी जाती है। इस तरह से कॉपर का वायर जो है बाउंड कर दिया जाता है, इस पे लपेट दिया जाता है। कई चक्कर से ऐसे, कई बहुत सारे टर्न्स ऐसे लपेट देते हैं। इसके दो यहाँ पे ओपन एंड मिलेंगे। इन दोनों किनारों पर यहाँ पर एक रॉड टाइप का यहाँ पे पिवोट, सपोर्ट, कील लगा दिया जाता है। कील के पास यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी जाती है, इसको हेयर स्प्रिंग कहते हैं, जो फास्फर ब्रांच की बनी होती है स्प्रिंग, कमानी यहाँ पे, जो इसके घूमने को कंट्रोल करती है। यहाँ पे पिवोट लगा दिया जाता है, ये एक नुकीला हिस्सा, और ये हिस्सा ये पूरा फिक्स हो जाता है। पिवोट से यहाँ पे ये पॉइंट निकाल दिए जाते हैं जो बैटरी को यहाँ पे टर्मिनल्स को जानते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो की जाती है। यहाँ से क्या होता है, एक इससे कनेक्ट हो जाता है पॉइंटर, और ये पॉइंटर एक स्केल में इस तरह से घूमता रहता है। यहाँ पे ये स्केल बना होता है, इस तरह की ये संरचना यहाँ पे होती है। तो हमने क्या क्या इस पे बना दिया आपको, देखिए हम यहाँ पर हमने आपको बताया यहाँ पे कि एक ये होता है पोल पीस, रिंग मैग्नेट को काट करके ये कॉनकेव यन और यस, यहाँ पे कॉनकेव अवतल ध्रुव खंड होते हैं, कॉनकेव पोल पीस अवतल ध्रुव खंड। ये पॉइंटर P है, ये स्केल है, ये P1 P2 पिवोट है, ये जो है एल्यूमिनियम का ये क्रोड C है, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, और ये कॉपर की वाइंडिंग है, रेड कलर की कॉपर की वाइंडिंग हो गई। तो हम यहाँ पे और क्लियर बनाते हैं। हमने यहाँ पे पोल पीस को हम इतना नहीं लेते हैं, अब हम यहाँ पर इस तरह का एक पोल पीस बना देते हैं। ये जो है कॉनकेव शेप का आपको ये पोल पीस मिल गया, कॉनकेव शेप का, इस तरह से ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है। त्रिज्यीय यहाँ पे आपको ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र देगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये आपको प्रोवाइड करेगा। इस तरह से ये यस पोल हो गया। इन दोनों पोल के बीच में यहां पर हम एक सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए एज एग्जांपल हम इस क्रूड को कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई एक बॉटल है छोटी सी, ये सिलेंडर के फॉर्म में है। हम इसी सिलेंडर को मान लेते हैं कि ये एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम के ऊपर हम यहाँ पर कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये जो वायर है, हमने इस वायर को इस तरह से इसमें चारों तरफ ऐसे हम इसको इस पे वाइंडिंग कर देते हैं। इस तरह से पूरे पार्ट में घुमा घुमा के इस तरह से इसमें हम वायर रैप कर देते हैं। इस तरह से वो इस वायर के एक हिस्से को आप देखेंगे ये इस तरह से,
यहाँ पे जब आप इस वायर को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल वायर दिखेगा, जो किनारे किनारे दिखेगा वो केवल रेक्टेंगल, क्योंकि आपको इस तरह का यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सर्कुलर ऊपर है, नीचे सर्कुलर है, वृत्ताकार है, किनारे किनारे ये वायर है। सो यहाँ पे रेड कलर का ये वायर यहाँ पे लपेटा गया है। तो यहाँ पे एक रेड कलर का यहाँ पे रेक्टेंगुलर यहाँ पे वायर होता है इस तरह से। इसके अंदर यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है और इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर फिल्ड होता है। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के फ्रेम को अदर कलर से ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये जो यहाँ पे बाइंडिंग होती है इसकी, ऐसे कई टर्न्स इस पे लगाए जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कई टर्न्स चारों तरफ से लपेटा हुआ है, रैप कर रखा है। इसके इस हिस्से पर पिवोट लगा दिए जाते हैं, 2 कील पिवोट। जैसे यहाँ पे एक पिवोट हमने, हमारी ये फिंगर हो गई, दूसरा फिंगर ये हो गई, इन दोनों पिवोट के बीच में ये ऐसे घूम सकता है। इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे सेटअप किया जाता है, सेट किया जाता है, ठीक, इस कंडीशन का यहाँ पे, ताकि इसमें जो है ये रेक्टेंगुलर, इसके चारों तरफ यहाँ पे रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम रहे। और जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे जो पिवोट लगे हुए हैं, कीलक लगे हुए हैं, ये इस तरह से नुकीले, ये इस तरह से सॉलिड लगे होते हैं, जो इसकी नोक यहाँ पे आके इस पे फिक्स होती है। ये सॉफ्ट, ये फिक्स एंड है। ये लोअर जो पॉइंटर है, ये नीचे का पॉइंटर हो गया, इसका एंड यहाँ पे फिक्स होता है, जैसा हम यहाँ पे फिंगर को फिक्स कर रहे हैं ऐसे दोनों तरफ, ताकि ये जो है फिक्स रहे और इस तरह से घूमे। तो ये दूसरा पिवोट है, ये कहीं ना कहीं इस तरह से पूरे बेस में किसी फ्रेम के ऊपर ये कीलक ऐसे इस तरह से सेट होते हैं, पिवोट सेट होते हैं। तो ये इनकी फिक्स पॉइंट हो गई, ये फिक्स हो गए पूरी तरह से, ये स्थिर कर दिए गए किसी सपोर्ट से। यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग लगा दी जाती है, फास्फर ब्रांच की होती है ये, और दूसरे तरफ भी ये इस पर हेयर स्प्रिंग इस तरह से लगाई जाती है। इसका टर्न अपोजिट होता है, एक को ऐसे घुमा के लगाया जाता है। तो ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है। यहां से ये जो आपका एल्यूमिनियम का जो फ्रेम है, इस फ्रेम से यहाँ पे पॉइंटर फिक्स होता है और ये किसी स्केल पर इस तरह से मूव करता है, जिससे हमको रीडिंग मिलती है। तो यहाँ पे ये स्केल हो गया, ये पॉइंटर हो गया, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम हो गया, ये इसके अंदर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन नर्म लोहा भरा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को और रेडियल करता है। ये स्प्रिंग हो गई, यहाँ से ये जो है हम यहाँ पे सेल का या बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन, यहाँ पे सेल बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन कर देते हैं, मैंने करंट फ्लो करने के लिए। तो ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन कि कहाँ पे किस पार्ट को किस तरह से सेट किया जाता है। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इस पर ये यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो इससे लगा हुआ है जो पॉइंटर है इस तरह से फिक्स है। इसके रोटेट करने के कारण इस पे फिक्स पॉइंटर इस तरह से चिपका होता है, संकेतक चिपका होता है, वो भी इस तरह से घूमेगा। सामने यहाँ पे लगी होती है स्केल, जिससे स्केल के सामने ये हमें रीडिंग पता चल जाती है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम इसका थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसके फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसके फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो हमने बताया, अब यहाँ पे हमारा जो ये कॉइल है इस तरह से, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका व्यू अब हम इस तरह से लेते हैं। इसका जो व्यू है ऐसे ऊपर से देख करके, जब हम इसके ऊपर से व्यू लेंगे, अभी हमने इस तरह से लिया है, जब हम इसका व्यू ऊपर से लेंगे तो हमको इस तरह की ये संरचना मिलेगी। हमको ये जो पोल पीस हैं हमारे ये एन एस, वो हमें इस तरह से दिखेंगे। ये हमारा हो गया एन पोल
और ये हो गया यस पोल। क्योंकि अभी हम इसको ऐसा देख रहे हैं, अब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको इस तरह से, माने इसका जो है ये शैडो ले रहे हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से दिया है तो आपको ऐसा करके हम दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम का रेक्टेंगुलर फ्रेम यहाँ पे इस तरह से सेट था, अब इसको यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये आपके एल्यूमिनियम फ्रेम किया सेटअप हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पे इसका ये वाला हिस्सा सामने दिखेगा। अभी यहाँ पे साइड वाला हिस्सा दिख रहा था, बगल वाला, अब ये ऊपर वाला दिखेगा इस तरह से। हम इसका ऐसा व्यू ले रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको रेडियल लेने का मतलब है कि यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। ये आकार जो हमने अवतल आकार दिया है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा, मतलब इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा चलता है, मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से चलेंगी। ठीक, आप समझ सकते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो ये है यहाँ पे इसकी स्थिति। यहाँ पे जो ये वायर है, ये वायर अब आपको ऐसा दिखेगा। इस कंडीशन पर ये वायर आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो यदि वायर यहाँ पे ये जो दिख रहा है, जब ये यहाँ पे कॉइल ऐसे घूमेगी तो ये वायर की साइड आपको ये एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर वायर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर वायर है। इसको जब हम इस तरह से घुमाएंगे तो यहाँ पे घूमते हुए ये कभी इस स्थिति में आएगा ऐसा, और घूम जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये इसकी पोजीशन बना लेते हैं, इसकी, इस वायर की, मतलब ये रेक्टेंगुलर इस तरह से नॉर्मली खड़ा हुआ है। ये जो हमने यहाँ पे कॉनकेव अवतल, यहाँ पे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र दिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने का कारण ये है कि यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल आपको बना हुआ है जिसकी एरिया हमने ए लिया है, ये ए एरिया लेने के कारण ए की जो डायरेक्शन होगी ये हमेशा ऐसे होगी, इसके प्लेन के नॉर्मल। तो जब ये यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल होगा और ये ऐसा घूमेगा तो बगल में जो भी मैग्नेटिक लाइंस इससे टच करेगी वो इसके नॉर्मल होगी, लंबवत होगी। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक लाइंस इस पे इफेक्टेड है, जिस मैग्नेट चुंबकीय बल रेखा के ये संपर्क में जाएगा, प्रभाव में होगा, तो इस ए की दिशा हमेशा, ए का प्लेन, प्लेन ऑफ ए ऑलवेज परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ ए ऑलवेज पैरेलल टू बी। ए का जो तल है बी के सदैव समांतर रहेगा और तल के लंबवत इसकी दिशा होती है। तो इसका मतलब कि वेक्टर ए, ये जो इसका तल है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे इस तरह से इसको, ये फ्रेम को आप देखिए, रेक्टेंगुलर फ्रेम का ये लेवल ऐसा होगा, इसकी डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगी इस तरह से। तो ये जैसा भी घूमेगा यहाँ पे ऐसा ऐसा, तो घूमने के कारण ये जिसके, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ए, ये हमेशा बी के परपेंडिकुलर रहेगी। ऐसा करने पर ये कब पॉसिबल है? जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय है, रेडियल है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये ऐसा है। तो ऐसी कंडीशन में थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। तब इस लूप पर जो टार्क लगेगा, जो हमने इसके पहले फार्मूला डिराइव किया था टार्क का, वो फार्मूला यहां पे हमने अभी आपको लिखा था, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। ए इसकी एरिया है,
ये जो लूप है यहाँ पे इतना रेक्टेंगल, इसकी एरिया को हम ए मानेंगे और साइन 90 हो गया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने पर ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र होने पर, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये हमेशा ऐसा होगा, माने टाउ मैक्सिमम लगेगा, अधिकतम लगेगा। तो n फेरों की संख्या है, इसमें जितने फेरे हमने लपेट के रखे हैं। A इस पे बहने वाली धारा है, करंट है। A इसकी एरिया है, क्षेत्रफल है, और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो NIAB हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला। अब इसके पहले आप देखिए, इसके ऊपर, इसके पहले वाला जो हमने कंस्ट्रक्शन दिया था, इसके ऊपर यहाँ पे एक लगी होती है स्प्रिंग, इस तरह से हमने बताया था। तो जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो ये स्प्रिंग हमने लगा रखा है, इस स्प्रिंग पर ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट आएगा। तो स्प्रिंग इज ट्विस्टेड। मान लेते हैं यहाँ पे कि ड्यू टू करंट आई के कारण इसमें डिफ्लेक्शन अल्फा हो गया। सो इफ कॉयल, ये कॉयल, दिस कॉयल डिफ्लेक्टेड एट एंगल अल्फा ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, धारा के कारण जो लूप है, आयताकार लूप, वो अल्फा कोण घूम जाता है। यहां पे जो अल्फा होगा ये टाउ के प्रोपोर्शनल होगा। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, प्रोपोर्शनल। और ये एंगल यहां पे हमने लिखा है, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, ये एंगल है, ये हमने जो ये एंगल यहां पे बनाया है उस एंगल की हम बात कर रहे हैं। और ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, प्रोपोर्शनल साइन है। तो यहां पे चूंकि यहां पे ये रोकने की कोशिश करेगा, ये यहां पे, तो एक रिस्टोरिंग टार्क, प्रत्यानयन बलयुग स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश करेगा। जब इस पे ऐठन होगा, इस पे घुमाव होगा, इसमें ट्विस्ट होगा, तो स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टार्क यहां पे प्रोड्यूस होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन स्प्रिंग, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ये टाउ आर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, ये टाउ आर हो जाएगा, यही टाउ आर है, इसके अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, टाउ आर प्रोपोर्शनल टू अल्फा, या टाउ आर, क्योंकि ये इसको रोक रहा है, सी अल्फा। सी यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हुआ जो हमने यहां पे सी लिया है। इस सी को यहां पे टॉर्सन कांस्टेंट भी कहते हैं, टॉर्सन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। सो ये होता है एंगल प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट। एकांक विक्षेप के लिए कितना यहां पे बलयुग्म लगेगा, ये कहलाता है टॉर्सन कांस्टेंट, ऐठन नियतांक। अब यहां पे हम क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन पे, इन बैलेंस्ड कंडीशन, सो इन इक्विलिब्रियम, यहां पे जो ये करंट फ्लो होगी वो इसको रोटेट करेगी, करंट यहां पे रोटेट करेगी, लेकिन इस पे जो स्प्रिंग लगी हुई है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी।
मतलब ये हुआ कि डिफ्लेक्टिंग टार्क ड्यू टू करंट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क ड्यू टू स्प्रिंग। धारा के कारण बलयुग उत्पन्न बलयुग्म बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बलयुग्म के कारण, और ये प्रत्यानयन बलयुग्म स्प्रिंग देगा यहाँ पे। तो इन दोनों को अब हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो टाउ की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एन आई ए बी, और टाउ आर की जगह पे सी अल्फा। अब हम इन दोनों को इक्वेट करके आई की वैल्यू निकालेंगे करंट की। तो करंट जो है आपको यहां पे आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू, यहां से आप देखें सी अल्फा अपॉन एन आई ए, या आई इक्वल टू सी अपॉन एन, आई तो अपन निकाल रहे हैं एन बी ए इंटू अल्फा हो जाएगा। यहां पे जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी एक कांस्टेंट कहलाएगा, नियतांक कहलाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू यहां पे नियत है। और इस नियतांक को हम यहां पे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या रिडक्शन फैक्टर। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट धारामापी नियतांक या इसको रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर इस तरह से इसका जो है इस कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। तो यहां से थ्योरी ये निकली, यहां से आप देखिए कि आई जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है अल्फा के, मीन्स करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो जितना हम यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेंगे, जितना धारा करंट फ्लो करेंगे, जितनी ही विद्युत धारा हम इस लूप पर धारामापी में प्रवाहित करेंगे, विक्षेप उतना ही ज़्यादा होगा, और विक्षेप उतना ही ज़्यादा होगा अर्थात रीडिंग हमको उतना ही ज़्यादा मिलेगी। यहाँ से लगा होता है एक पॉइंटर संकेतक, यहाँ से जैसे मान लीजिए ये है 0, ये है 10, 20, 30, 40, 50। आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये विक्षेप होके और इधर आएगा, मतलब इधर की तरफ जाएगा, तो रीडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितना करंट होगी उतना डिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से इस इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट।